ये कहानी है एक बड़ी एड कंपनी की पावरफुल 55 साल के सीईओ रोमी की, जिसके पास पैसा था, नाम था, शोहरत थी, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। उसका पति उससे प्यार करता था, लेकिन बिस्तर पर वो उसकी फैंटेसीज को पूरा नहीं कर पाता था। रोमी की जिस्म की प्यास अब हदें पार करने लगी थी और इसी प्यास को बुझाने के लिए उसने अपनी ही कंपनी के 24 साल के इंटर्न को अपना शिकार बना लिया। पर क्या सिर्फ जिस्मानी सेटिस्फैक्शन की तलाश में लिया गया ये रिश्ता उसकी जिंदगी को एक ऐसा मोड़ देगा जहां उसे अपने प्यार, परिवार और करियर तक की कुर्बानी देनी पड़ेगी? तो कहानी की शुरुआत होती है रोमी से। रात का टाइम है, माहौल एकदम साइलेंट और बेडरूम में थोड़ा बहुत रोमांस चल रहा होता है। रोमी अपने पति जेकब के साथ इंटीमेट हो रही होती है, पर दिक्कत ये है कि चाहे उसका पति कितना भी मेहनत क्यों न कर ले, रोमी के चेहरे पर वो हाँ अब आया मजा वाला एक्सप्रेशन आता ही नहीं। मतलब बंदा पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन रोमी अंदर से खाली खाली सी महसूस कर रही है। अब जैसे ही पति साहब अपनी ड्यूटी पूरी करके नींद में ढेर होते हैं, रोमी बिना आवाज किए उठती है और सीधा स्टडी रूम में जाती है। वहां पहुंचकर लैपटॉप खोलती है और खुद का मूड ठीक करने की कोशिश करती है। अब ज्यादा समझाने की जरूरत तो है नहीं, आप लोग समझदार हो। अगली सुबह रोमी अपनी सारी नाराजगी अपने सख्त ब्यूटी रूटीन के पीछे छुपा लेती है। स्किन का ग्लो मिस नहीं होना चाहिए, चाहे दिल में जितनी भी बेचैनी क्यों ना हो। रोमी एकदम डेडिकेटेड है अपनी यंग और चमकती हुई स्किन को लेकर, मतलब ग्लो में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। साथ ही एक माँ होने के नाते उसके पास जिम्मेदारियों की लिस्ट भी लंबी है। ब्रेकफास्ट बनाना, बेटी का लंच पैक करना, सब कुछ टाइम पे। काम पर जाते वक्त रोमी देखती है कि एक खतरनाक सा कुत्ता लोगों पर भौंकते हुए झपट रहा है। सब डर के मारे पीछे हट रहे होते हैं और तभी वो कुत्ता रोमी की तरफ भी दौड़ता है। लेकिन जैसे ही सिचुएशन हाथ से निकलने वाली होती है, एक अजीब सा आदमी ढीले ढाले कोट में सामने से आता है और बस एक सीटी बजाता है। कुत्ता एकदम शांत हो जाता है और सीधा उसके पास चला जाता है। ये देखकर रोमी के चेहरे पर थोड़ी राहत आ जाती है। ऑफिस में रोमी अब अपने काम में पूरी तरह बिजी है। वो सबके सामने एक नया AI हार्वेस्ट रोबोट एड लॉन्च करती है। इस रोबोट को कंपनी के कामों को आसान और तेज बनाने के लिए तैयार किया गया है। सीधा मतलब ये कि अब फैक्ट्री और ऑफिस के बहुत से काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे, काम जल्दी भी होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। प्रेजेंटेशन के दौरान सब रोमी की तारीफ कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो कंपनी के कुछ नए इंटर्न से मिलती है। वो उनसे कहती है, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो बेहिचक पूछो। तभी एक लड़का सामने आता है जिसका नाम है सैमुएल। रोमी उसे देखते ही थोड़ा रुक जाती है, क्योंकि ये वही लड़का है जिसने सुबह उस खतरनाक कुत्ते को सिर्फ एक सीटी में काबू कर लिया था। सैमुएल बिना झिझक के बोलता है, मैम, क्या रोबोट्स और ऑटोमेशन से सच में दुनिया बदलेगी या ये बस एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं ताकि लगे कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं? उसका सवाल सुनते ही कमरे का माहौल एकदम शांत हो जाता है। रोमी थोड़ी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाती। उसकी नजर सैमुएल पर टिकी रहती है। तभी उसकी असिस्टेंट एस्मी सिचुएशन को समझ जाती है और जल्दी से सभी इंटर्न्स को बाहर भेज देती है। फिर हम एक कमरे में रोमी और सैमुएल को देखते हैं। कुछ देर बाद रोमी उससे कहती है, सैमुएल, मेरे लिए कॉफी ला दोगे? और जब सैमुएल कॉफी लेकर वापस आता है तो रोमी उसे थोड़ा गौर से देखते हुए पूछती है, सुबह तुमने उस कुत्ते को कैसे शांत किया था? सैमुएल का जवाब बहुत सिंपल होता है। वो कहता है, मैंने उसे सीटी की आवाज से अपनी तरफ बुलाया और बस उसे कुछ कुकीज दे दी। वो रोमी की तरफ देखता है और बोलता है, मैम, मेरे पास और भी कुकीज हैं, क्या आपको भी एक चाहिए? रोमी उसकी बात को टाल देती है, लेकिन उस पल के बाद दोनों के बीच एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। सीन कट होता है रात के वक्त। घर पर रोमी अपने पति जैकब के साथ होती है। वो अपने मन की कुछ गहरी फैंटेसीज उसे बताती है, लेकिन जैसे ही जैकब उनके मतलब को समझने लगता है, उसका चेहरा उतर जाता है। जैकब उस ओर बढ़ते बढ़ते रुक जाता है और फिर खुद ही पीछे हट जाता है और रोमी वो एक बार फिर अधूरी सी रह जाती है। अगले सीन में ऑफिस में क्रिसमस पार्टी का माहौल है। रोमी भी अपने कॉलीग्स के साथ है, लेकिन उसका मन कहीं और है। कॉलीग्स कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन रोमी का ध्यान बार बार सिर्फ सैमुएल की तरफ ही जा रहा होता है। वो उसे दूर से देखती रहती है और जब वो माहौल से बोर हो जाती है तो अकेले बालकनी में चली जाती है। तभी पीछे से सैमुएल आता है, शांत तरीके से उससे लाइटर मांगता है और कैजुअली बोलता है, वैसे मैम, मैंने आपको अपना मेंटर मान लिया है। ये सुन के रोमी थोड़ा चौंकती है। वो कहती है, लेकिन मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में शामिल ही नहीं हूँ। सैमुएल बिना हड़बड़ाए जवाब देता है, नहीं मैम, मैंने प्रोग्राम की मेल में आपका नाम साफ देखा था। फिर दोनों वापस पार्टी हॉल में लौटते हैं। रोमी देखती है कि सैमुएल अब किसी और एम्प्लॉय के साथ डांस कर रहा है, लेकिन रोमी की नजर अब भी बार बार उसी की तरफ जा रही होती है और तभी उसे दिखता है, डांस करते हुए सैमुएल की टाई नीचे गिर गई है। सीन कट होता है अगली सुबह। जब रोमी ऑफिस पहुंचती है तो उसकी नजर फिर से उसी टाई पर जाती है
है जो अब भी जमीन पर बिल्कुल वैसे ही पड़ी होती है। वो चुपचाप इधर उधर देखती है और फिर वो टाई उठाकर अपने बैग में रख लेती है। लेकिन अब काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। बैग में रखी टाई उसकी सोच पर हावी होने लगती है। थोड़ी देर बाद वो बैग से टाई निकालती है, उसे धीरे धीरे छूने लगती है, सूंघती है और फिर जैसे अपने आप को रोक नहीं पाती। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रही है। बस इतना जानती है कि अब सैमुअल उसके लिए एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन बन गया है जिससे भागना मुश्किल है। अगले सीन में रोमी एक कॉस्मेटिक क्लिनिक में होती है। वो अपने चेहरे पर बोटॉक्स और फिलर्स का ट्रीटमेंट ले रही होती है ताकि वो फिर से थोड़ी यंग, थोड़ी परफेक्ट महसूस कर सके। शाम को फैमिली क्रिसमस फोटो का टाइम है। रोमी की नजर अपनी बेटी इसाबेल के कपड़ों पर जाती है। उसे लगता है कि इसाबेल ने कुछ ज्यादा ही बदतमीजी वाला आउटफिट पहन लिया है। वो जैसे ही इसाबेल से इस बारे में बात करती है, इसाबेल पलटकर बोल देती है, मॉम, और आपके अपने फेस की सर्जरी का क्या वो कपड़ों से भी ज्यादा ऑब्वियस नहीं लग रही? रोमी का चेहरा एक पल के लिए एकदम सून हो जाता है। अगले दिन ऑफिस की लिफ्ट में रोमी अब भी इसाबेल की बातों से अंदर ही अंदर परेशान होती है। तभी लिफ्ट में सैमुअल आता है। कहता है, मैम, मैं ट्यूसडे का इंतजार कर रहा हूँ। रोमी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो पूछती है, ट्यूसडे को क्या है? सैमुअल शांति से जवाब देता है, ट्यूसडे को हमारा पहला मेंटरशिप सेशन है। रोमी एक पल को सोचती है, फिर कहती है, मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगी, बहुत बिजी हूँ। सैमुअल फिर भी शांति से कहता है, मैम, सेशन सिर्फ 10 मिनट का है, इतना वक्त तो निकाल ही लेंगी ना? और फिर वो रोमी की आंखों में देखते हुए एक बात कह देता है, मैम, आपको किसी एनहांसमेंट की जरूरत नहीं है, आप जैसी हैं वैसे ही खूबसूरत हैं। लंच के दौरान रोमी बालकनी में देखती है कि सैमुअल और एजमी आपस में बातचीत कर रहे हैं। उस शाम जब एजमी रोमी के चेहरे के निशान को छुपाने में मदद कर रही होती है, तब वह अपनी प्रमोशन के बारे में बात करती है। लेकिन रोमी को अपनी स्थिति से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह एजमी की बातों को हल्के से टाल देती है। मेंटोरशिप सेशन के दौरान सैमुअल रोमी से पूछता है, मैं आपको वेयरहाउस ऑटोमेशन का आइडिया कहां से आया? लेकिन जैसे ही वह अपनी जर्नी और आइडिया सैमुअल से शेयर करने लगती है, सैमुअल बार बार बीच में बोलकर उसे नर्वस करने की कोशिश करता है। फिर सैमुअल एक लाइन कहता है जो माहौल को बिल्कुल गर्म कर देती है, मैम, आप बाहर से जितनी स्ट्रॉन्ग दिखती हैं, आप अंदर से उतना ही किसी और के कंट्रोल में आना चाहती हैं, जो आपके ऊपर अपनी पावर से डोमिनेट करे। सैमुअल की बात में मजाक था और साथ ही एक सिडक्टिव इशारा भी। कुछ पल के लिए जैसे समय रुक जाता है। रोमी की आंखें चमकती हैं। फिर थोड़ी देर बाद वह खुद को संभालती है। सैमुअल को समझ आ जाता है कि उसने शायद सारी हदें पार कर दी हैं। फिर रोमी जल्दी से एक पेपर पर अपना नंबर लिखती है और उसे सैमुअल के हाथ में दे देती है। सैमुअल मुस्कुराते हुए उसे देखता है। जब रोमी जाने लगती है, सैमुअल उसका रास्ता रोक लेता है। पहले तो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े रहते हैं। फिर अचानक सैमुअल उसे किस कर लेता है और क्योंकि रोमी का पति उसे उसके फैंटेसीज के हिसाब से बिस्तर पर सेटिस्फाइड नहीं कर पाता था, इसलिए रोमी भी सैमुअल को किस करने लगती है। लेकिन फिर वो खुद को रोक लेती है और वहाँ से चली जाती है। रात को रोमी को एक अजनबी नंबर से टेक्स्ट आता है। वो टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है। वो खिड़की से झांकती है और देखती है कि पूल में इसाबेल अपने पड़ोसी ओपिलिया के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही है। यह देख रोमी अंदर ही अंदर परेशान हो जाती है। अगले दिन जब वह इसाबेल से इस बारे में बात करती है, तो इसाबेल बस कंधे उचकाकर बात को टाल देती है। शाम को जब रोमी ऑफिस के बिल्डिंग से बाहर जा रही होती है, तभी सैमुअल दौड़ते हुए आता है और वो कहता है, मैम, आज आप मेंटरशिप सेशन में क्यों नहीं आई? रोमी उसकी बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन सैमुअल जोर देकर जवाब मांगता है। उसकी आवाज इतनी ऊंची होती है कि पास से गुजरते लोग मुड़कर देखने लगते हैं। रोमी कहती है, ठीक है, मैं अगले सेशन के लिए सोचूंगी। फिर सीन एक बार फिर ऑफिस में शिफ्ट होता है। रोमी और उसकी टीम अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बैठी होती है। इसी दौरान रोमी की नजर बार बार सैमुअल की तरफ जाती है। तभी एजमी हंसती हुई सैमुअल के पास जाती है। उनकी केमिस्ट्री देखकर रोमी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। इसी बीच एक वेटर रोमी के टेबल पर दूध का गिलास रखता है। रोमी हैरान होकर इधर उधर देखती है, क्योंकि किसी ने भी वहाँ दूध ऑर्डर नहीं किया था। फिर उसकी नजर सैमुअल पर जाती है। दोनों की आंखें मिलती हैं और रोमी को समझ में आ जाता है कि यह दूध सैमुअल ने ही ऑर्डर किया था। वह गिलास उठाती है और धीरे से सैमुअल की ओर देखते हुए दूध पी जाती है। सैमुअल मुस्कुराते हुए देखता है। पार्टी के बाद जब रोमी बिल पे करती है, तभी सैमुअल धीरे से फुसफुसाते हुए उसे गुड गर्ल कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। एक दिन ऑफिस लौटने पर रोमी देखती है कि सैमुअल ने उसकी डेस्क पर एक छोटा सा नोट छोड़ा है, जिसमें लिखा था
कि मैं कल रात तुम्हारा इंतजार अपने होटल के कमरे में करूंगा। अगली शाम ना चाहते हुए भी रोमी एक सस्ते होटल में पहुंचती है। उसके हाथ कांप रहे थे, घबराहट उसके पूरे वजूद में दौड़ रही थी और फिर आखिरकार दरवाजा खुलता है। सैमुअल अंदर आता है, लेकिन उसका बिहेवियर बेहद ठंडा और बेरुखा होता है। रोमी उसे देखते ही कहती है, सैमुअल तुम ये सब बंद करो और अपनी लिमिट में रहो। तुम्हारा इस तरह मेरे डेस्क पर ऐसे नोट्स छोड़ना प्रोफेशनल नहीं है। सैमुअल बिना एक पल रुके ठंडी आवाज में कहता है, रोमी मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घुटनों पर आ जाओ। रोमी एकदम से सिहर उठती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो झट से कहती है, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? अगर चाहूँ तो तुम्हें इस कंपनी से बाहर करवा सकती हूँ। सैमुअल मुस्कुराता है और कहता है, मैम अगर आपने मुझे निकाला तो सवाल आप पर भी उठेंगे और अगर आपने उन सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो आपका करियर भी खत्म हो सकता है। सैमुअल फिर वही बात दोहराता है कि रोमी तुम अपने घुटनों पर आओ। अब की बार रोमी कांप जाती है, उसके अंदर इमोशंस का तूफान चल रहा था। वो बैग उठाती है और दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन तभी रुक जाती है, धीरे धीरे मुड़ती है और वापस आकर सैमुअल को चुपचाप किस करने लगती है। सैमुअल एक पल के लिए उसे धक्का दे देता है, लेकिन रोमी की इच्छाएं, उसके जिस्म की भूख उसके शरीर को मचलने लगती है। वो अब पूरी तरह से खुद को खो चुकी होती है। सैमुअल उसे थामता है और फिर धीरे से कहता है, ठीक है रोमी अब तुम अपने चारों हाथ पैरों पर आ जाओ। रोमी कुछ देर झिझकती है, पर फिर वो धीरे धीरे नीचे झुकती है और बिल्कुल एक डॉग की तरह बिहेव करने लगती है। फिर सैमुअल रोमी के फैंटेसीज को पूरा करता है और उसे पूरी तरह सेटिस्फाइड करता है। उस रात के बाद रोमी के लिए सब कुछ बदल जाता है। उसे लगता है कि जैसे सैमुअल में उसने वो शख्स पा लिया है जो उसे एक ऐसी सेटिस्फैक्शन दे रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब जब भी वो सैमुअल के करीब होती है वो खुद को और ज्यादा जिंदा महसूस करती है, जिसकी वजह से घर पर भी रोमी का बर्ताव पहले से कहीं ज्यादा वार्म और खुशहाल लगता है। लेकिन ये सुख ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। एक दिन जब रोमी घर लौटती है तो वो अंदर से सैमुअल की आवाज सुनकर चौंक जाती है। सैमुअल रोमी के पति और दोनों बच्चों से बातें कर रहा था। जैसे ही रोमी सामने आती है, सैमुअल कहता है, मैम आपने अपना लैपटॉप ऑफिस में छोड़ दिया था, इसलिए एज़मी ने मुझे कहा कि मैं आपको ये लौटा दूं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन रोमी जानती थी कि वह सिर्फ लैपटॉप लौटाने नहीं आया था। फिर भी वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है ताकि शक न हो, पर उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। फिर हम दोनों को कार में देखते हैं जहां रोमी सैमुअल पर अपना गुस्सा निकालती है। वो कहती है, तुमने मेरे घर आकर बहुत बड़ी गलती की है सैमुअल। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी पता चले। तुम मेरे परिवार से दूर रहो। उसकी आवाज गुस्से में कांप रही थी, क्योंकि सच्चाई ये थी कि सैमुअल उसके लिए सिर्फ एक डिजायर बन चुका था, एक एस्केप, एक शारीरिक सेटिस्फैक्शन का जरिया। वो नहीं चाहती थी कि इस रिश्ते का कोई नाम हो या उसका कोई सच बाहर आए, क्योंकि वो अपना परिवार खोना नहीं चाहती थी। ये सुनकर सैमुअल चुपचाप कार का डोर खोलने लगता है, लेकिन तभी रोमी जल्दी से डोर लॉक कर देती है। फिर कहती है, सैमुअल बहुत हुआ, हमें ये रिश्ता अब खत्म करना होगा। उसकी आवाज में मजबूरी थी, लेकिन सैमुअल का चेहरा सख्त हो जाता है। वो कुछ नहीं कहता, बस बाहर निकल जाता है। अगले दिन ऑफिस में रोमी सैमुअल को मिस्टर मेल से बात करते हुए देखती है, जो कि कंपनी के बोर्ड मेंबर हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे डर था कहीं सैमुअल ने उनके अफेयर के बारे में उन्हें कुछ बता तो नहीं दिया। लेकिन जैसे ही सैमुअल उसके ऑफिस के सामने से गुजरता है, वो हल्की सी मुस्कान के साथ उसे ग्रीट करता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रोमी को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर सैमुअल का मैसेज आता है। वो उसे रूफटॉप पर मिलने के लिए बुलाता है। रूफटॉप पर सैमुअल पहले से खड़ा था। रोमी पहुंचती है तो वो सीधे कहता है, मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करना चाहता, मैं अपना ट्रांसफर चाहता हूँ। रोमी घबरा जाती है, नहीं ये नहीं हो सकता। अगर तुम गए तो लोग सवाल पूछेंगे और अगर मैंने कोई जवाब ठीक से नहीं दिया तो मेरी जॉब भी जा सकती है। सैमुअल उसकी बात चुपचाप सुनता है, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़ा रहता है। उस रात रोमी बेसब्री से सैमुअल के किसी मैसेज का इंतजार करती है, पर कोई मैसेज नहीं आता। ऑफिस में वो फिर से सैमुअल से मिलती है। धीरे से पूछती है, तुमने हमारे अफेयर के बारे में किसी को बताया तो नहीं? सैमुअल उसकी आंखों में देखता है। उसे समझ आता है कि रोमी रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती, वो बस डर रही है। सैमुअल आगे कहता है, रोमी अगर तुम्हें ये रिश्ता रखना है तो तुम्हें मेरे बने हुए रूल्स मानने होंगे। रोमी मना कर देती है। सैमुअल अब सीधा बोलता है, अगर नहीं मानी तो मैं सबको बता दूंगा। रोमी डर जाती है। सैमुअल उसे टेबल पर बैठने को कहता है, फिर धीरे से उसके पैरों के बीच उंगलियां फेरता है और कहता है, रोमी बोलो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मदहोश सी रोमी कांपती आवाज में उसकी बातों पर हामी भर देती है। अब से दोनों एक लग्जरी स्वीट में मिलने लगते हैं। एक दिन सैमुअल कहता है, रोमी चलो आज तुम अपने सारे कपड़े उतारो, मैं तुम्हें पूरी तरह देखना चाहता हूँ। रोमी थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन धीरे धीरे खुद को उसके सामने पूरी तरह खोल देती है। सैमुअल मुस्कुराकर कहता है,
तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। लेकिन रोमी को ये शब्द झूठ से लगते हैं। वो इमोशनल हो जाती है। सैमुअल उसे गले लगा लेता है। अगले दिन इसाबेल के बर्थडे पार्टी में एस्मी सैमुअल के साथ पहुंचती है। रोमी उन दोनों को देख थोड़ी हैरान होती है। पार्टी के दौरान वो किचन में सैमुअल से धीरे से पूछती है, क्या तुम एस्मी को डेट कर रहे हो? सैमुअल रोमी से साफ कहता है कि वो अब एस्मी को डेट कर रहा है। ये सुनकर रोमी अंदर से टूट जाती है। लेकिन इससे पहले कि दोनों में बहस शुरू हो, वहाँ एस्मी आ जाती है। उसे देखकर दोनों चुप हो जाते हैं और वहाँ से हट जाते हैं। अगले दिन रोमी एस्मी को बुलाती है और बातों ही बातों में उसे इनडायरेक्टली ये धमकी देती है कि अगर उसने सैमुअल के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश की तो शायद उसका करियर खराब हो सकता है। अगले दिन एस्मी खुद रोमी से मिलती है और कहती है कि उसे सब पता चल गया है कि उसका और सैमुअल का अफेयर चल रहा है। लेकिन वो कोई धमकी नहीं देती, बल्कि वो रोमी को समझाती है कि रोमी जैसी औरतें एस्मी जैसी लड़कियों के लिए एक आइडल है। अगर ये बात बाहर आई तो रोमी की बहुत बदनामी होगी और उसका करियर भी खतरे में पड़ जाएगा। एस्मी की बातों से रोमी को पछतावा होता है। उसे लगता है कि उसने अपने सुख के लिए अपने परिवार और करियर दोनों को नुकसान पहुंचाया है। इसी वजह से रोमी जैकब को अपनी गलती के बारे में सब कुछ सच बता देती है। ये सुनकर जैकब बहुत दुखी हो जाता है और पूछता है कि वो लड़का कौन था। लेकिन रोमी झूठ बोलती है कि वो कोई अजनबी था। इस तरह वो सैमुअल को बचा लेती है। ये सब सुन जैकब गुस्से में कहता है, अब मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, तुम मेरे घर से चली जाओ। कुछ दिन बाद रोमी अपने कंट्री हाउस में अकेली रहने लगती है। एक रात उसे पूल से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो जाकर देखती है तो सैमुअल वहाँ पूल में तैर रहा होता है। रोमी उसे देखकर डर जाती है और उससे कहती है, इससे पहले कि तुम्हें यहाँ कोई देखे तुम जल्दी से बाहर आओ। तो सैमुअल उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। रोमी सोचती है कि वो मदद मांग रहा है, लेकिन वो उसे खींचकर पानी में गिरा देता है और किस करता है। फिर दोनों वहीं पूल में फिजिकल हो जाते हैं। इसके बाद दोनों कमरे में आते हैं, लेकिन तभी जैकब वहाँ पहुँच जाता है। सैमुअल को देखकर उसे सब समझ आ जाता है। सैमुअल माहौल संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जैकब उस पर हमला कर देता है, जिससे दोनों में हाथापाई होती है। झगड़े के बाद जैकब सैमुअल से कहता है, रोमी ने तुम्हें सिर्फ अपनी फैंटेसी पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया है। इतना कहने के बाद जैकब को पैनिक अटैक आता है। सैमुअल उसे पानी देता है और उससे माफी मांगता है, फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद एस्मी एक स्पीच देती है और रोमी की लीडरशिप की तारीफ करती है। उधर रोमी अब भी कंट्री हाउस में अकेली है। तभी इसाबेल मिलने आती है और कहती है, मॉम अब आप घर चलो, क्योंकि डैड ने खाना पीना छोड़ दिया है और अब वो रात दिन थिएटर में रहते हैं। रोमी थिएटर जाती है और जैकब से अपनी गलती की माफी मांगती है। आखिरी सीन में हम रोमी और जैकब को एक साथ देखते हैं। रोमी पहली बार जैकब से खुलकर अपनी डिजायर्स और फीलिंग्स की बात करती है। जैकब उसकी बातें ध्यान से सुनता है और उसे फिर से खुश करने की कोशिश करता है। रोमी भी उस पल में पूरी तरह शामिल हो जाती है। जब वो अपनी आंखें बंद करती है तो उसे होटल के कमरे में सैमुअल और वही कुत्ता दिखता है जिस कुत्ते को सैमुअल ने रोड पर संभाला था। रोमी अपने आप को उस कुत्ते की जगह पर इमेजिन करती है, क्योंकि सैमुअल एक ऐसा शख्स था जिसने रोमी को उसकी फैंटेसीज के मुताबिक सेटिस्फाई कर पाया था, जिसे वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।